अब आने वाले 5 साल क्या होने वाला है राजनीति में पूरे देश में, आज आप ये जानने वाले हैं। देखिए, अब भारत में अचानक पलट गई है पूरी राजनीति। आने वाले 5 सालों में बड़े धमाके होने वाले हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि कैसे ठंडे पड़ेंगे सारे विवादित मुद्दे और कैसे अब नए बदलाव आएंगे। दूसरा, क्षेत्रीय दल अब ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और अब जो ये सरकार बनेगी वो कैसी सरकार बनेगी। तीसरा, कैसे बदलेगी नई संसद। देखिए, अब संसद में क्योंकि नए सांसद चुन के आएंगे, कैसा बल रहेगा, क्या होगा अंदर, कैसे अब हंगामे, कैसे लड़ाइयां अब ज्यादा बढ़ेंगी वो आपको समझना होगा और कैसे बीजेपी की ताकत कम होने के बाद बीजेपी को फर्क पड़ेगा। चौथा, संसद में जमेगी भाई बहन की जोड़ी। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मैं कर रही हूं कि ऐसा हो सकता है संसद में आपको तस्वीर दिखे, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी और सामने प्रधानमंत्री मोदी। पांचवा, सबसे ज्यादा होगा जनता का भला। देखिए, इन 5 सालों में ये तो गारंटीड है कि जनता का सबसे ज्यादा भला होगा, क्योंकि अब देखिए जो नंबर्स हैं वो एकदम कांटे की टक्कर वाले हैं। तो एक जना जनता के लिए कुछ करेगा तो दूसरा कंपटीशन में ज्यादा कुछ करेगा, तो आपका फायदा होने वाला है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप आंकड़े समझिए। देखिए, एनडीए सरकार जो कि अब बनने वाली है, 293 सीटें हैं इनके पास और एनडीए के साथियों की संख्या है 53। मैं एक बार आपको बता देती हूं नंबर्स। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, जेडीयू ने 12 सीटें यानी नीतीश कुमार की पार्टी है, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16। और आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि कैसे जेडीयू और टीडीपी पलटकर पूरा का पूरा राजनीति गेम चेंज कर सकती है, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, सब एक साथ आ गए हैं, सब ने बोल दिया है कि भैया एनडीए को समर्थन करेंगे। तो अब इसलिए हम बता रहे हैं कि अब आने वाली सरकार कैसी होगी और 5 साल में क्या होगा। जेएनपी 2 सीटें, शिवसेना यानी शिंदे की सेना 7, एनसीपी 1 अजीत पवार की, आरएलडी ये जयंत चौधरी की 2, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की 5, यूपीपीएल 1, एसकेएम 1, एजेएसयू 1, अपना दल 1, एचएम यानी मांझी की पार्टी 1, एजीपी 1 और जेडीएस यानी कुमार स्वामी की पार्टी 2। अब सबसे पहले देखिए कि कैसे ठंडे पड़ जाएंगे जितने भी विवादित मुद्दे थे और जिन पर बीजेपी कई सालों से काम कर रही है और एक्शन प्लान बना रही है। क्योंकि अब आप सीटें देखेंगे तो अब गठबंधन सरकार चलेगी। अब जो भी है ताकत विपक्ष के पास भी ज्यादा आ गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हो सकता है ये जो यूसीसी का सपना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो टूट जाए, क्योंकि उसको पास कराने के लिए, उस पर कोई नतीजा, उस पर कोई एक्शन लेने के लिए आपको संख्या बल की जरूरत होगी। तो शायद ये मुद्दा अब दब जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं आपको बता दूं, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू इसके विरोध में रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार समर्थन में रहे हैं। तो हो सकता है ये जो एक देश एक चुनाव का सपना है वो भी ठंडे बस्ते में चला जाए। सीएए, वैसे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, कानून लागू हो चुका है, कितनों को तो सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जितने भी गठबंधन साथी हैं वो दबाव बना सकते हैं कि आप सीएए वापस लो, और विपक्षी लोग तो वैसे भी इसके खिलाफ हैं। फिर देखिए, परिसीमन यानी डीलिमिटेशन, इस पे महिला आरक्षण भी बात कही है बीजेपी ने, 2029 तक आने वाला है ये। और मैं आपको बता दूं कि इसके विरोध में भी चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी हैं। तो हो सकता है ये दोनों चीजें लटक सकती हैं अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो। अब देखिए, जेडीयू ने अभी हाल ही में बयान आया है कि अग्निवीर में बदलाव हो, यूसीसी में बदलाव हो। तो जेडीयू ने तो सरकार बनने से पहले ही मांग रख दी है कि इसमें बदलाव होगा, वरना फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए। जातीय जनगणना पर भी जेडीयू का दबाव है कि देखिए, अगर जेडीयू दबाव बनाती है तो एनडीए सरकार को जातीय जनगणना करवानी पड़ सकती है, और आपको पता है कि बीजेपी इसके कितना खिलाफ है। रामनगरी में बीजेपी हार गई है, फैजाबाद की वो सीट है जिसमें अयोध्या क्षेत्र आता है, उसमें सोचिए अयोध्या नगरी में अयोध्या मंदिर बनने के बाद बीजेपी हार जाती है, समाजवादी पार्टी जीत जाती है। तो अगर अब रामनगरी में बीजेपी हार गई है, मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं पड़े हैं बीजेपी को, और अगर राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं पड़े तो हो सकता है कि अब जो ये बीजेपी काशी और मथुरा का सपना दिखाती है कि इसको भी हम वापस लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाए। मुस्लिम आरक्षण की बात ले लीजिए, 4% टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी की साथी है, उन्होंने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया था कि भैया 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। लेकिन इस बात पे बीजेपी और टीडीपी की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन टीडीपी वादा करती रही है। तो इस बेसिस पे इनका मनमुटाव हो सकता है।
अब देखिए जो नंबर सामने आए हैं उसमें क्षेत्रीय दल की मजबूती दिखी है। अगर आपने पहले भी शुरुआत में जो टैली दिखाई थी 53 एनडीए के साथी हैं और अगर वो 53 हट जाती हैं तो देखिए बीजेपी बहुमत के नीचे आ सकती है। तो आप देख रहे क्षेत्रीय दल इस बार कितने मजबूत हैं। तो अब क्योंकि ये मजबूत हो गए हैं तो अब सरकार की तस्वीर कैसे होगी ये समझते हैं। अब बीजेपी की शक्ति कम हो गई है। अब आपको कैबिनेट में यानी मंत्रिमंडल में नए चेहरे दिखेंगे। देखिए कौन कौन से मुख्य मंत्रालय होते हैं। अहम मंत्रालय कौन से होते हैं? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन। देखिए ये जितने भी सारे अहम मंत्रालय हैं वो अब तक सारे के सारे बीजेपी ने रखे हैं। उसमें आप सिविल एविएशन भी जोड़ लीजिए। 10 वर्ष से बीजेपी के पास हैं। लेकिन अब आपको पता होगा कि कैसे जेडीयू और टीडीपी और जितने भी साथी हैं उनको बड़े मंत्रालय चाहिए। ऑलरेडी मांग सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि देखिए ये जो पहले वाली फौज है बीजेपी की वो अब शायद नहीं रहेगी और गृह मंत्रालय पर भी जेडीयू और टीडीपी दोनों की नजर है। दोनों शायद नहीं चाहते हैं कि अमित शाह बने रहें और होम मिनिस्ट्री हमारे पास आ जाए। तो देखिए जेडीयू ने मांग कर दी है रेलवे की, यानी अश्विनी वैष्णव जो अभी मंत्री हैं। कृषि मंत्रालय की मांग कर दी है और बोला है बिहार को विशेष दर्जा दिलवाओ, यानी उस पर भी दबाव बनाया जा सकता है बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने के लिए। टीडीपी देख लीजिए, कहते हैं स्पीकर का पद चाहिए, फिर कहते हैं कि एनडीए का कन्वीनर बना दीजिए यानी संयोजक बना दीजिए, फिर कहते हैं 3 बड़े मंत्रालय भी दे दीजिए, फिर कहते हैं कि भैया आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दीजिए, स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। हालांकि एक अगर मैं आपको सूत्र से खबर दूसरी भी बता देती हूँ कि बीजेपी के एक टॉप सोर्स ने कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, न जेडीयू न टीडीपी। लेकिन आपने एक तस्वीर देखी होगी कैसे मोदी जी बीच में थे, इस तरफ नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू और कौन थे? शिंदे थे। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो कौन कौन थे? नड्डा थे, राजनाथ थे और अमित शाह थे। तो खैर ये सारी सूत्रों की बातें मैंने आपको बताई हैं। तीसरा देखिए कि अब नई संसद कैसे बदल जाएगी। देखिए अब नई संसद में बिल पास कराने में बीजेपी को दिक्कत होगी। ये जो इतने मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अगले 6 महीने में इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, अब वो फैसले कैसे लिए जाएंगे? क्योंकि आंकड़ों में तो विपक्ष भी मजबूत दिख गया है। अब आप कोई बिल पास कराने जाओगे तो वो लोग अड़ंगे डालेंगे, वो लोग हंगामे करेंगे, वो लोग उसको साइन नहीं करेंगे और अगर आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा। संसद में विपक्षियों की बढ़ेगी ताकत, आए दिन नए हंगामे होंगे, काम भी रुक सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। राहुल गांधी आपको पता है अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, 6 लाख के मार्जिन से, चाहे वो वायनाड हो चाहे वो रायबरेली हो, उन्होंने जीता है और अब नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं, बन सकते हैं, माफ कीजिएगा, सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष थे वो इस चुनाव में हार चुके हैं यूसुफ पठान के सामने। अब देखिए अब होगी कांटे की टक्कर और लोकसभा में दबाव बढ़ेगा, यानी संसद में अब दबाव बढ़ेगा। चौथा पॉइंट देखिए, संसद में जमेगी भाई बहन की जोड़ी। कैसे? कि अगर राहुल छोड़ देते हैं किसी भी एक सीट को, चाहे वो वायनाड हो चाहे रायबरेली हो, और अगर यकीन मानिए अगर आपको तो पता ही है रायबरेली में प्रियंका गांधी कितनी चर्चित है, कितनी पॉपुलर है, तो अगर राहुल गांधी ये रायबरेली की सीट छोड़ देते हैं तो देखिए उपचुनाव होंगे। क्योंकि वो 2 जगह से सांसद बन चुके हैं, 2 जगह से जीत चुके हैं और नियम तो यही कहता है कि आप एक जगह से ही सांसद रह सकते हैं। तो अगर उन्होंने वायनाड जो कि केरल में है वो चुन लिया और रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है वो छोड़ दिया तो वहां पर उपचुनाव होंगे और अगर उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो वो भी संसद पहुंच जाएंगी। राहुल और प्रियंका संसद में अपनी दिखाएंगे शक्ति, क्योंकि अभी तक तो हमने राहुल गांधी को ही बोलते हुए सुना है, तो अब हो सकता है संसद में भाई बहन की ये जोड़ी कमाल कर दे। 5वां, सबसे ज्यादा होगा जनता का भला। देखिए आखिरकार आपके लिए भी कुछ अच्छी बात आ गई है, अच्छी इन द सेंस आपके लिए फायदे की बात आ गई है। फायदे की बात ऐसे है कि देखिए जनादेश बनाए रखने के लिए अब रेवड़ियां और ज्यादा बांटी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। अब देश में क्या स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो चुकी है कि देखिए बीजेपी की ताकत थोड़ी कम हुई है और इस बार इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष ने कमाल तो करके दिखाया है। तो जनादेश बनाए रखने के लिए अब दोनों तरफ से आप लोगों के लिए रेवड़ियां बांटी जाएंगी। कैसे? मोदी करेंगे और भी ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान। बीजेपी को देखिए ये आपको बात समझनी पड़ेगी, हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर कम वोट मिला है तभी उनकी ताकत घटी है। कांग्रेस भी अब कंपटीशन में करेगी जनता का फायदा कि अगर बीजेपी दे रही है कि हम तुम्हें ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, तो कांग्रेस भी क्यों पीछे हटेगी? वो भी आप लोगों का भरोसा, वो भी आप लोगों का वोट, वो भी आप लोगों का जनादेश पाना चाहेगी, ताकि आगे जितने भी चुनाव होते हैं, आगे चाहे वो विधानसभा हो चाहे 5 साल बाद आप वापस लोकसभा ले लीजिए,
आपका भरोसा तो इन लोगों को जीतना होगा, और भरोसा जीतने के लिए आपके लिए काम करना होगा, आप लोगों को फायदे देने होंगे, आप लोगों का भला करना होगा, और चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। तो देखिए, अब एक और सवाल आ जाता है कि ये तो मैंने बता दिया कि एनडीए सरकार कैसी होगी, लेकिन अब ये इंडिया सरकार बनने के भी कोई चांसेस हैं क्या? क्योंकि चांसेस मैं इसलिए कह रही हूं, इन सारे दावों के आधार पर टीएमसी ने एक नया दावा ठोक दिया है कि बीजेपी के कुछ सांसद और एमएलए हमारे संपर्क में हैं। शरद के पोते का दावा है, शरद पवार आपको पता है एनसीपी के, उनका कहना है कि 18 से 19 अजीत पवार के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, वो आना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि शिंदे के नेता संपर्क में हैं, सबको अपना बदला लेना है, क्योंकि इधर उद्धव ठाकरे की भी पार्टी टूटी है, इधर शरद पवार की एनसीपी भी टूटी है, और इसके पीछे कारण कौन था? बीजेपी थी। तो अब उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए एक दूसरी भी खबर है कि वो एनडीए में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके इस बात का खंडन कर दिया है कि देखिए, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ वापस तो आने से रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तस्वीर दिखा देती हूँ साइड में, स्टैलिन और नायडू की मुलाकात हुई, फिर मीम्स बनने लगी कि देखिए बीजेपी इस बात से कि ये लोग विपक्षी आपस में मिल जाएंगे, नायडू ने पलटी मार दी। तो क्योंकि आपको पता होगा स्टैलिन तो इंडिया गठबंधन के साथी हैं और नायडू एनडीए के हैं, और अभी सबसे ज़्यादा मीम्स और सबसे ज़्यादा कयास ही लग रहे हैं कि नीतीश बाबू और ये नायडू बाबू पलट ना जाएं, और फिर ऐसे में इनकी मुलाकात की तस्वीरें और एकदम मज़े से हंसते हुए ऐसी तस्वीर आ जाएगी तो किसी को भी टेंशन होगी कि राजनीति में कुछ बवाल तो नहीं होने वाला है, कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है। देखिए, प्लेन में साथ साथ आए तेजस्वी और नीतीश, ये पिक्चर भी मैं आपको वापस दिखा देती हूँ कि एक साथ बगल में भी बैठ के आए, पहले पीछे बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, फिर नीतीश के साथ में आके बैठ गए, और इतनी बड़ी जो प्लेन का सफर था, बातचीत हुई होगी, कुछ डील हुई होगी, उसके बारे में पता नहीं चला है। तो कहीं ऐसा ना हो नीतीश बाबू और स्टैलिन को, माफ कीजिएगा नायडू को सेट कर लिया गया हो। खड़गे ने इंडिया बैठक में भी, अब देखिए, जैसे ही इंडिया बैठक हुई, इंडिया गठबंधन के साथियों की बैठक हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं खड़गे और बोलते हैं कि खुला ऑफर है, जो भी हमारे साथ आना चाहता है, जो भी लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, वो हमारे साथ आए। तो ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं एनडीए के साथियों को मैसेज हो सकता है कि देखिए, हमारे द्वार तो खुले हैं, आपको आना है, आइए, उसके बाद हम कमाल कर सकते हैं। अगर एनडीए सरकार बनती है तो 5 सालों की स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी है, लेकिन अगर शपथ ग्रहण से पहले या उसके थोड़े बाद इंडिया गठबंधन कोई कमाल कर देती है, फिर उसके बाद 5 सालों की स्क्रिप्ट बदल जाएगी। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।